महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सबको मिलकर मनाना है, जन जन की भागीदारी से आत्मनिर्भर भारत बनाना है। नमस्कार दर्शकों, मैं सुषमा आज के विशेष कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पर सारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हम कह सकते हैं कि हमारे देश में सभी क्षेत्रों में तेज़ी से विकास हो रहा है, जैसे विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, भारतीय बैंकिंग, परिवहन सेवा, इंटरनेट कनेक्टिविटी और मीडिया के अलावा अन्य कई क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रीय उपलब्धि का जश्न और अमृत महोत्सव के बारे में, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रभूषण मिश्रा जी, जो दैनिक जागरण में वरिष्ठ पत्रकार के पद पर कार्यरत हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम आप हमें ये बताएं कि भारत के आज़ादी का 75 वर्ष को पूरे होने पर हमारा देश इसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, तो कल का भारत और आज का भारत में क्या फ़र्क देखते हैं आप? सर्वप्रथम मैं डीडी बिहार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुषमा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चर्चा शुरू करते हैं जिस विषय से कि हमारे देश की उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं इस हम अमृत महोत्सव पर। अमृत महोत्सव पर जो 75 वर्ष हमने पूरा किया है अभी अपने देश की आज़ादी का, 200 वर्षों की गुलामी की यातनाएं समस्त भारतवासियों को याद होगी और हमने अंग्रेज़ों से मुक्ति पाई और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। 200 वर्षों की गुलामी में कितने अमर शहीदों ने अपने बलिदान देकर, अपना बलिदान देकर, अपनी कुर्बानी देकर इस देश को स्वतंत्र कराया था। मिट गए मगर मिटकर भी जो स्वर्णिम भविष्य की राह दिखाकर चले गए, मिट गए मगर मिटकर भी जो स्वर्णिम भविष्य की राह दिखाकर चले गए। 15 अगस्त उन दीवानों की सुई स्मृति है जो स्वराज की समा जलाकर चले गए। आज हम याद करें उन अमर शहीदों को जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर आज देश को आज़ाद कराया था। दर्दमंदों से दर्द की अलावत पूछो, मरने वालों से शहादत की लज्जत पूछो। दरो दीवार पर हसरत की नज़र रखते हैं, खुश रहना अहले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं। उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई और आज हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। कई विकट परिस्थितियों को लेकर हम सभी आज़ाद हुए थे। हमारे बीच भूखमरी की समस्या थी, अकालग्रस्त था यह देश, हमारे यहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और वैसी विकट परिस्थितियों से यह भारत लड़ना सीखा। उसने अपने संघर्ष के बूते लगातार अपने संघर्ष के बल पर आज भारत 75 साल गुजरने के बाद इस देश की आज़ादी का हम उस जश्न पर मना रहे हैं जहां सारे विश्व की नज़र यहां टिकी हुई है। सारा विश्व भारत को देख रहा है और हम गर्वान्वित हो रहे हैं अपने देश पर, क्योंकि चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वह रक्षा की बात आती हो, चाहे वह स्वास्थ्य की बात आती हो, हमारे देश ने एक अपनी अलग छाप छोड़ी है। पूरे विश्व को इस देश पर नज़र टिकी हुई है और आज हमारा मस्तक, हमारा देश
का मस्तक, समस्त देशवासियों का मस्तक आज ऊंचा हो जाता है अपने देश के इस गौरव गरिमा को देखकर, इसकी उपलब्धि को देखकर। सर, अब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि पहले की भारत और अब की भारत में क्या कितने लोगों ने कितने संघर्ष के बाद ये आज़ादी को पाई है। तो सर, अब हम जानना चाहेंगे कि देश के आज़ादी के बाद भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद अगर सबसे बड़ी उपलब्धि की बात अगर हम करते हैं तो हमारे बीच सबसे बड़ी समस्या यह थी, वह खाद्यान्न की समस्या थी। क्योंकि देश की आज़ादी के बाद यहाँ ज़बरदस्त भूखमरी थी और उस परिस्थिति में इस देश को इस भूखमरी से लड़ना था। तो खाद्यान्न की समस्या के लिए जो दूसरे देशों पर हम आश्रित थे, उसके लिए हमें बहुत कुछ करना था। और सर्वप्रथम अगर उपलब्धि की बात की जाए तो हमारे देश का संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, और हमें मुक्ति मिली उन अंग्रेज़ों के एक्ट 1935 से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जब हमें मुक्ति मिलती है तो हमारा अपना देश होता है, अपना अपना गणराज्य होता है। और तब हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना लागू किया। सरकार की इस पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम इसमें कृषि पर ध्यान दिया गया और कृषि को बढ़ावा देना जरूरी था। और उस परिस्थिति में हमने कृषि के क्षेत्र में नए नए टेक्नोलॉजी को विकसित किया। कृषि अनुसंधान के तहत हम लोग उच्च किस्म के बीजों को हम लोगों ने उसे बढ़ाने का कार्य किया। और सबसे बड़ी बात है वह हरित क्रांति है। 60 के 70 के दशक में वह हरित क्रांति को हम याद करेंगे, जब हमारे यहाँ मैक्सिको से यह गेहूं का अच्छा सा नस्ल किस्म मंगाया गया और तब गेहूं के मामले में हम लोग धीरे धीरे आत्मनिर्भर होना शुरू हुए। हालात ये हुई कि धीरे धीरे वह हमारा आत्मनिर्भर जो भारत की परिकल्पना हम करते हैं, आज हम 75 साल गुजरे और स्थिति ऐसी है कि अन्न के मामले में आज हम आत्मनिर्भर हैं। और विश्व में अगर देखा जाए तो अगर खरीफ फसलों की और रबी फसलों की बात की जाए तो चावल, गेहूं और दाल के मामले में विश्व में हम प्रथम स्थान रखते हैं और दूसरा स्थान हमारा चावल और गेहूं के मामले में है। यह मामूली सी बात नहीं है, यह हमारे देश का समर्पण है जिसके द्वारा आज हम खाद्यान्न के मामले में हम बड़ी उपलब्धि हासिल किए हैं। अन्य उपलब्धियों की बात की जाए तो ऐसे तो बहुत सारी उपलब्धियां जिसे गिनाया नहीं जा सकता अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने भारत के लिए। तो हम देखेंगे हमारी उपलब्धियां तो रक्षा के क्षेत्र में हो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमारा देश परचम लहराया है और समस्त विश्व में इसने अपना स्थान बनाया है। सर, अभी अभी आपने बताया कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ी समस्या आई खाद्यान्न की हमारे देश में। तो हमारा भारत इस समस्या से भी आगे निकल गया, अग्रणी निकला। धान के खेती के बारे में, गेहूं के खेती के बारे में, अन्य भी कई खाद्यान्न के खेती के बारे में अग्रणी निकला। तो अब आप हमें ये बताएं सर कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने सुषमा जी। यह विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अगर उपलब्धि की बात कही जाए तो आप याद करें उस भारत की आज़ादी को। 1947 में जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे पास एक कैलकुलेटर बनाने की भी क्षमता नहीं थी। और आज इस 75 सालों के बीच हम इस यात्रा को, इस सफ़र को याद करें कि आज हम इस टेक्नोलॉजी के युग में हम सुपर कंप्यूटर बनाने की कल्पना कर रहे हैं और उसे साकार कर रहे हैं। हमारा देश कितनी तरक्की किया इस विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में, इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। अगर बात की जाए अगर टेक्नोलॉजी की, और सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हम देखेंगे रॉकेट लॉन्च करने की बात की जाए, अगर हम हमारे बीच अगर ये 1969 की यह घटना, जब साराभाई, जब विक्रम साराभाई की बात हम करते हैं, जिन्होंने 1969 ईस्वी में उन्होंने इसरो की स्थापना की थी, उसके पीछे समय में याद किया जाए सबसे पहला अगर सैटेलाइट को छोड़ा गया था उसे बैलगाड़ी पर लेकर जाया गया था। और उसके बाद की बात की जाए कि आज वह पहली बार सैटेलाइट का हम प्रक्षेपण किए थे तो वह बैलगाड़ी पर किए थे, लेकिन एक ही बार उस समय एक सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया और 104 हम एक ही बार हम सैटेलाइट को छोड़ते हैं। और आज हम चंद्रयान पर पानी की खोज करते हैं और
मंगल पर जाकर मंगल ग्रह पर अगर पहुंचने वाला अगर देश है तो वह पहला देश अगर है तो वह हमारा भारत देश है। यह है प्रमाण हमारे टेक्नोलॉजी का, हमारे विज्ञान का क्षेत्र का। और एक बात कहना चाहेंगे, अगर स्वास्थ्य की बात की जाए, उस कोरोना को आप याद करें, उस कोरोना काल में क्या हुआ था, हमने 2 वैक्सीन बनाया और सिर्फ इतनी करोड़ जनता को वैक्सीन नहीं दिया, हमने 12 देश को वैक्सीन दिया था। यह है हमारा विज्ञान, यह है हमारी टेक्नोलॉजी। हर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अगर हमारा देश अपनी उपलब्धियों से पूरा भरा पूरा है और स्वाभिमान है अपने देश पर, इस आज़ादी के जश्न के साथ यह 75 साल जो हम मना रहे हैं, इस 75वें वर्ष पर जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, शायद उपलब्धियों की बात की जाए तो उसकी गिनती नहीं हो सकती है। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर, अब हम जानना चाहेंगे कि सैन्य शक्ति में हमारी क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई है। सैन्य शक्ति की अगर बात करते हैं तो यह सफ़र जो हमारा 75 वर्ष का जो सफ़र रहा है, इसमें हमारा स्वाभिमान तब बढ़ जाता है जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने यह 75वें वर्ष पर जो अमृत महोत्सव मनाने की अपील जो की, उसमें अगर देखा जाए वैश्विक स्तर पर तो हमारी पहचान तो सैन्य शक्ति से ही है। हमने अपनी सीमा पर सैनिकों को जो रखा है, वो जाबाज सैनिक जिस पर अपने देश को स्वाभिमान है। लाखों सैनिक जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे होते हैं और उनकी सुरक्षा की बात आती है, आप याद कीजिए, और वह चीन और भारत की जो सीमा है हमारी, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यह पहल की गई और वह सड़क जो बनाई गई है उस सीमा पर, जिस समय से इस भारत और चीन की सीमा पर सड़क बनी है, तब से हमारी सुरक्षा व्यवस्था का जो है वह हम और शक्तिशाली हुए। हमने जवाब दिया उस चीन को, और साथ ही साथ अब जितने भी सैनिकों के लिए आवागमन के लिए उनके साधनों की व्यवस्था कितना आसान हो गया हमारा। तो हर बॉर्डर पर यह हमारी तीखी नज़र रही और हमारी शक्ति बढ़ी है। यही नज़र, हमारी यह तीखी नज़र है सारे बॉर्डर पर लोगों की, और दुश्मन का प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल सा हो गया है। हमारे बीच हमारे साथ राफेल है। उस राफेल की बात की जाए, जिसकी अगर क्षमता देखी जाए तो उसकी क्षमता 3700 किलोमीटर है उसकी क्षमता। हम कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास एक से एक लड़ाकू विमान है, गोले और बारूद है हमारे पास टैंक की कमी नहीं है। अगर देखा जाए तो इस तमाम विश्व में हमारा 5वां स्थान आता है सैन्य शक्ति के मामले में इस भारत का। तो यह पूरे विश्व में अगर शक्ति की बात की जाए, सैन्य शक्ति की, तो हमारी सैन्य शक्ति सशक्त है, मजबूत है, तैयार है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हमारा देश इन उपलब्धियों से भरा पूरा है, चाहे वह सैन्य शक्ति का मामला हो, चाहे सैन्य शक्ति के साथ सैनिकों की सुविधाओं का मामला हो, चाहे हमारे पास अन्य उसके उपकरणों के बारे में सोचा जाए, हर क्षेत्र में हमारा यह देश सबसे आगे निकल रहा है, तेज़ी से निकल रहा है। सर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था कैसी है। सुषमा जी, वर्तमान अर्थव्यवस्था की अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो पहले हम उस समय को याद करें जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के समय हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा लक्ष्य, राजस्व का लक्ष्य था 171 करोड़ मात्र। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 171 करोड़ का लक्ष्य था, और आज 2023-24 के बीच का अगर राजस्व लक्ष्य की बात की जाए और हमारा जीडीपी की बात की जाए तो 6.8 से 7 तक का यह हमारा लक्ष्य है। बताइए हम कहां से कहां बढ़ते चले गए और कितनी तेज़ी से बढ़ते गए। हमारी अर्थव्यवस्था की अगर बात होती है, 200 सालों तक अंग्रेज़ों की गुलामी झेलने वाला वह हमारा जो ब्रिटेन भी अगर है, वह देश जिसकी गुलामी हमने झेला था, वह ब्रिटेन से हमारा वैदेशिक जो मुद्रा है हमारी, वह मुद्रा उनसे कई गुना हमारी ज़्यादा है। हमारे पास 513 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा का भंडार है हमारे पास। यह है हमारी अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था की बात की जाए, 29% योगदान कृषि का होता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और अर्थव्यवस्था कृषि पर भी निर्भर करती है। वर्तमान समय में हमारी जीडीपी बढ़ी है, लेकिन एक चीज़ और भी करना होगा। इस परिस्थितियों में कृषि को और भी डेवलप्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा यह लक्ष्य है कि 2028 तक हमें विकसित देश बनाना है अपने देश को। या विकासशील देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए हमें कृषि के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी और विकसित करनी है।
और हमारा आईटी के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य करना है। अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए महिलाओं की भी भूमिका बहुत ज़रूरी होती है। हमारे बजट के साथ महिलाओं को जोड़ना है। हमें स्टार्टअप में महिलाओं को जोड़ें और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से हम अपनी अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ कर सकते हैं। और युवाओं का तो यह हमारा एक तरह से फैक्ट्री है, हमारा यह देश, और युवाओं को कई तरह से कार्य से जोड़ने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी। यह है हमारी अर्थव्यवस्था। तो उपलब्धियों की बात की जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था पूर्व के मार्फत अगर देखा जाए तो इस 75 सालों के बीच में आसमान को छू रही है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि देश के विकास में महिलाओं का क्या योगदान रहा है। नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी के गोद में ही पलती है जिंदगानी। सुषमा जी, आप भी एक नारी हैं। आप समझ सकती हैं कि यह नारी जो होती है वह हमारे देश की उपलब्धि के लिए उसका सबसे बड़ा योगदान होगा। हम कभी भी लैंगिक विभेद करके कभी देश को बढ़ा नहीं सकते हैं। लैंगिक समानता के द्वारा ही देश तरक्की कर सकता है। और हमारे देश में महिलाओं को आज से नहीं, प्राचीन काल से ही उन्हें हम लोग आज तक साथ लेकर चले हैं, कदम से कदम मिलाकर चले हैं। लेकिन अभी वर्तमान जो परिस्थिति है, 75 वर्षों के बीच आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं के योगदान की बात की जाए, चाहे वह रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में महिला सर्वोपरि भूमिका अदा कर रही होती है। हम यह कहना चाहेंगे कि अगर इन महिलाओं को अगर जितना तक हो सके अगर सरकार के माध्यम से अगर इन्हें प्रश्रय मिले, अगर इन्हें प्रोत्साहन मिले, तो निश्चित तौर पे देश और भी तरक्की करेगा। और जो हम कल्पना करते हैं विकसित देश बनाने की, तो उसमें हम विकसित देश की ओर तेज़ी से आगे अग्रसर होंगे हम सभी। तो महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। देखा जाए, अगर महिला की शिक्षा की बात की जाए, अगर एक आदमी शिक्षा ग्रहण करता है जी, तो उससे सिर्फ एक पीढ़ी बनती है। लेकिन अगर हम एक नारी को शिक्षित करते हैं तो हमारी कई पीढ़ियां शिक्षित होती है। तो यह नारी की भूमिका होती है। तो देश में नारी की बहुत बड़ी भूमिका है और महिलाओं को हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सामने लाना है। स्टार्टअप के मामले में देखा जा रहा है तो कुछ महिलाएं पीछे पड़ रही हैं, लेकिन उन्हें भी आगे लाने की बहुत ही ज़रूरत है। सर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारे देश के युवाओं की क्या भूमिका है, क्या उपलब्धि है। सुषमा जी, युवा हमारे शक्ति स्रोत हैं। युवा देश की रीढ़ है। युवाओं पर यह देश टिका हुआ है। और दिनकर ने यह कहा था, युवा का मतलब क्या होता है। एक बहुत सुंदर सी बात है, वह जवानी किसे कहते हैं। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अब है, नस नस में हो लहर आग सी, तभी जवानी पाती जाए। और वह भारत का युवा है। भारत के युवाओं में अथाह शक्ति है। अभी अभी भारत के प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर यह ऐलान किया था और युवाओं की शक्ति का प्रदर्शन किया था। वह हमारे युवा हैं। युवा में वह शक्ति होती है, वह बड़े बड़े रिस्क को ले सकता है। वह युवा में सोचने की क्षमता होती है, युवा में ऊर्जा होती है। और यह देश को इस बात का गर्व है कि आज हमारे पास अगर देखा जाए तो विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक युवाओं की संख्या है तो इस भारत में है। इतनी बड़ी फैक्ट्री हमारे भारत की उपलब्धि के लिए यह सबसे बड़ी चीज़ है। युवाओं को अगर हम सही जगह पर सही धारा में जोड़ते हैं और उन युवाओं को अगर सही दिशा के साथ साथ उन्हें अगर प्रोत्साहित करते हैं, निश्चित तौर पर देश आगे बढ़ेगा। और यही कारण है कि हमारा इस 75 वर्षों के बीच में इन युवाओं के कारण ही देश आगे बढ़ रहा है। और आईटी का क्षेत्र हो, चाहे वह देश विदेश, हर जगह हमारे युवा फैले हुए हैं और अपना परचम लहरा रहे होते हैं। और हमारा हर क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए हम युवा को नज़रअंदाज करके देश की तरक्की की बात नहीं सोचते। तो अगर देश को विकसित करना है तो इन युवाओं की फैक्ट्री को बहुत बड़े पैमाने पर हमें तैयार करने की ज़रूरत है। सर, चलते चलते आप हमारे युवाओं को
क्या संदेश देना चाहेंगे? देश की आज़ादी के 75 वर्ष गुजारने के बाद हम सभी जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस अमृत महोत्सव में हम युवाओं को दरकिनार तो कर ही नहीं सकते और देश की तरक्की के हम मंगल कामनाएं करते हैं। हमारा देश बुलंदियों को छुए और जिसकी हम परिकल्पना विकसित राष्ट्र की ओर कर रहे हैं, हमारा देश विकसित राष्ट्र में एक हो। अब न चांद तारों से बात करनी है, न सितारों से बात करनी है, गर दरिया पार करनी है तो किनारों से बात करनी है। बस हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय ऐसा होगा जब हमारा देश विकसित राष्ट्र में होगा। इस जश्न की शुभकामनाओं के साथ मेरा यही अंतिम संदेश है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप चाहें तो हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। यदि आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी पूरी टीम को। नमस्कार।